हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन जो मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है उन्हीं के ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। आपको पता है कि ये क्या है, दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है एम्स के द्वारा वही क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ये क्या है, तो मेमोरी बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, तो मेमोरी बेस्ड इसमें क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हर एक पार्ट में हम लोग कितना 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हर एक पार्ट्स में कितना करते हैं, तो 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तब जाकर के हम लोग को 5 पार्ट्स में कितना होता है, 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और आखिरी जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स 5, उसमें हम लोग नॉन टेक के ऊपर बात करते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिस तरह से मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इन सब से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम लोग लास्ट में बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग 21 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको ये समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। हर एक जितने भी क्वेश्चंस होता है उसका हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड करते हैं कि एक क्वेश्चन अगर पूछे, इसको अगर तोड़ मरोड़ के भी अगर पूछेगा तो वह क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का एबिलिटी आपके अंदर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं 21 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स एयरवे डिवाइस बेस्ट प्रिवेंट्स एस्पिरेशन। आप लोग को पता होगा कि एस्पिरेशन क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि एस्पिरेशन जो होता है, हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक का जो कंटेंट्स होता है, वही कंटेंट्स अगर हमारा क्या होगा, ट्रेकिया में आ जाएगा तो वही क्या करता है, तो एस्पिरेशन करता है। तो एस्पिरेशन आप लोग को समझ में आ गया। तो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इसमें कौन सा डिवाइस का हम लोग एयरवे डिवाइस का यूज करेंगे कि जो प्रिवेंट करने का काम करेगा। एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करेंगे, एलएमए करेंगे, नेजल एयरवे करेंगे या ओरल एयरवे को करेंगे। एलएमए मतलब लेरिंजियल मास्क एयरवे होता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो कि हम लोग ट्रेकिया में जो ट्यूब को डालते हैं उसी को एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि इसमें क्या होता है, स्टोमक। ये है स्टोमक का कंटेंट्स क्या होता है कि हमारा लंग्स में ना चला जाए, उसको एस्पिरेशन बोला जाता है, उसको प्रिवेंट करता है। चलिए एक फिगर को आपको समझाते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व आप कर लेंगे। वैसे भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा आंसर आने वाला है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, तो स्टोमक है। स्टोमक का जो कंटेंट्स होता है, ग्रेविटी मान के चलिए, जब इस तरह से सुपाइन अगर पेशेंट जाता है ना तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। जब ग्रेविटी लगता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स को NPO पर रखते हैं। आप लोग जानते हैं कि 6 से लेकर के 8 आवर्स के लिए आपको पढ़े होंगे, तो वो कंटेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप 6 घंटा उसको फास्टिंग में रखते हैं या 8 घंटा रखते हैं। जब GA पर देते हैं, यानी कि जनरल एनेस्थेसिया पर जब पेशेंट आता है तो उस टाइम में हम लोग ये करते हैं। तो इंटायर से जो यहाँ पर देखिए फीडिंग जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो आगे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आगे की तरफ जो होता है ना, ये अगर मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये अगर एसोफेगस है तो यहाँ पर ये ट्रेकिया होगा, आगे की तरफ ये क्या होगा, टंग होगा। ये क्या पोस्टेरियर है, ये एंटेरियर साइड है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ईटी ट्यूब लगा हुआ है। तो एस्पिरेशन जब होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कफ क्या है, प्रिवेंट कर लेता है, यहाँ पर ट्रेकिया को सील्ड करने का काम करता है। और नीचे वेंटिलेट भी होता है पेशेंट, उसके बाद प्रॉपर क्या होता है, लंग वेंटिलेट भी होता है और एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। जब हमारा कफ, यहाँ पर जो ईटी ट्यूब का जो कफ होता है, ये कफ जब इन्फ्लेट हो जाता है तो उस टाइम में ये काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि इससे क्या होता है, कोलोनाइज्ड जो बायोफिल्म होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी जर्म जो होता है, बायोफिल्म्स का मतलब क्या होता है, जर्म वगैरह क्या हमारा लंग्स में नहीं जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ये आप लोग को समझ में आ गया। तो कौन सबसे अच्छा काम करेगा, तो ईटी ट्यूब यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब इसमें काम करेगा। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको आ रहा होगा और जो भी कंफ्यूजन होगा वह इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या इसमें क्या करता है कि, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या होगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब होगा। इससे अगर रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो वह भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि बेस्ट प्रोटेक्शंस
अगेंस्ट एस्पिरेशन जो होता है यही करता है। जब इन्फ्लेट हो जाता है, मान के चलिए इन्फ्लेट हो जाता है, जब हमारा कफ क्या होता है इन्फ्लेट करता है, तो उस टाइम में भी प्रिवेंट्स करने का काम करता है। गैस्ट्रिक जो हमारा कंटेंट आता है वो जो भी सिक्रेशन माउथ में होता है उसको क्या करता है लंग्स में जाने नहीं देता। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड्स एयरवे फॉर पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशंस में हम लोग करते हैं। मान के चलिए अगर कोई पेशेंट है उसका रिस्क हम लोग जान रहे हैं कि क्या होगा, एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है, तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसको हम लोग तभी क्या बोल सकते हैं, तो गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड बोल सकते हैं। यानी कि गोल्डन जो स्टैंडर्ड्स मेथड्स जब बोलेगा तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हम लोग स्टैंडर्ड्स मेथड्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एयरवे के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि एयरवे को सिक्योर करने के लिए कब जब पेशेंट्स का हम लोग चांस हो सकता है, यानी कि हमको लग रहा है कि इसका चांस क्या है, एस्पिरेशन हो सकता है पेशेंट्स का, जब हम लोग जीए पर लेंगे पेशेंट्स क्या हो सकता है एस्पिरेशन कर सकता है, तो उस टाइम में हम लोग इंडोट्रेकियल ट्यूब को ही डालने का हम लोग कोशिश करते हैं। इससे प्रिवेंट्स होता है, एलएमए का यूज नहीं करेंगे उस टाइम में, नेजल एयरवे का नहीं करेंगे, और यानी कि जो हम लोग गूडल्स वगैरह यूज करते हैं इन सबको हम लोग क्या करेंगे अवॉइड उस टाइम में कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 22 में विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ कोलाइड सॉल्यूशन। आप लोग को पता होगा कि फ्लूइड्स कितने टाइप्स का होता है, तो आप लोग बोलेंगे 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स, एक होता है कोलाइड्स फ्लूइड्स। इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि 2 टाइप्स का होता है। जब क्रिस्टलाइड्स यहाँ पर हमारे पास में कोलाइड्स मान के चलिए अगर फ्लूइड्स का बात करेगा, जब फ्लूइड्स का हमारा फ्लूइड्स बोलेगा फ्लूइड्स तो आप तुरंत बोलेंगे कितना 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइड्स होता है, क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स होता है। एक अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, तो कोलाइड्स फ्लूइड होता है, कोलाइड्स फ्लूइड्स होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स का अगर बात करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स में, तो ये टोनिसिटी पर काम करता है, यानी कि टोनिसिटी पर ये काम करता है। हाइपोटोनिक्स, आइसोटोनिक्स, हाइपरटोनिक्स पे काम करता है। जैसे कि आपको एनएस हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, आरएल हो गया, रिंगल लेक्टेड हो गया, डीएनएस हो गया, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन हो गया, ये सब होता है। उसके बाद प्लाज्मा लाइटिक एक आता है, वह भी होता है प्लाज्मा लाइटिक होता है, वह भी प्लाज्मा लाइट होता है, वह एक होता है। ये सारा होता है क्या इसमें क्रिस्टलाइट्स में आता है। यहाँ आपको देखने के नॉर्मल सलाइन ये क्या हो जाएगा क्रिस्टलाइट्स में, यहाँ पूछ रहा है कोलाइट्स। डेक्सट्रोस इसमें 5% है, ये भी क्या आ जाएगा, तो हमारा क्रिस्टलाइट्स में आ जाएगा। हेटास्टार्च जो है यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हाइड्रो ऑक्जीथाइल स्टार्च भी बोला जाता है, HES भी इसी को बोला जाता है। हेटा स्टार्च जो है इसी को हम लोग बोलते हैं। और बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन इसी को हम लोग अभी बोले ना, है ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा लाइट्स, इसी को इसको बोलते हैं प्लाज्मा लाइट्स बोलते हैं, यानी बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन जो है। और हेटा स्टार्च जो है हेटा स्टार्च को अगर आप लोग देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रो ऑक्जीथाइल स्टार्च भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कभी इस ये भी पूछ सकता है, हाइड्रो ऑक्जीथाइल स्टार्च भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको स्टार्च बोल सकते हैं, या शॉर्ट में HES भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर इसका आपको फ्लूइड्स के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी एंड IV फ्लूइड्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारा फ्लूइड्स से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग अब ये समझ में आ गया कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो C सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 23 में बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम इन एन एनेस्थेसिया मशीन, यानी एनेस्थेसिया मशीन में जो है हमारा सोडा लाइम जो है इसका क्या यहाँ पर फंक्शन है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि इसका क्या फंक्शन है। तो क्या बोलिएगा, ये टू ह्यूमिडिफाइंग गैस, तो ह्यूमिडिफाइंग अगर गैस का बात करेंगे तो सोडा लाइम का ये काम नहीं होता। इसको ह्यूमिडिफाइंग जो गैस को करता है, अगर हम लोग O2 को हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को अगर भेजते हैं तो उससे पहले हम लोग ह्यूमिडिफायर में भेजते हैं। ह्यूमिडिफायर जो होता है वह क्या करता है, मॉइस्चर करता है। इस तरह से आपको कंटेनर्स देखने को ऑक्सीजन सिलेंडर में देखने को मिलता होगा। तो ऐसे इसमें क्या होता है, लगा हुआ रहता है और यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ से
एंट्री होता है और यहाँ से कोई रहता है आउट होता है, इस तरह से आउट होता है, इसको हम लोग ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। तो इसका यूज ये नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। टू एब्जॉर्ब CO2, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि सोडा लाइम क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है किसको, तो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये सबको पता है कि एब्जॉर्ब किसको करता है, तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ये सबको क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते टू स्कर्विंग गैसेस, यानी कि जो हमारा वेस्ट गैस होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा इसमें। उसके बाद अगर आगे बढ़ते टू रेगुलेट्स ऑक्सीजन फ्लो, ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन फ्लो का काम नहीं करता है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम किसका काम करता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे टू एब्जॉर्ब CO2 को, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं इसका बी जो एब्जॉर्ब करता है CO2, तो सोडा लाइम ये जो होता है, सोडा लाइम इस तरह से कनिस्टर बना हुआ रहता है, इसमें आपको पिंक कलर का मिल सकता है, इस तरह का। वो इसमें जब क्या होता है, इस तरह से ब्रीदिंग सर्किट से आता है CO2 वाले, तो इसको एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको यहाँ से निकलता है जो फ्रेश गैस, उसको फिर रीब्रीदिंग के लिए भेज दिया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 में। हम लोग अगर देखते हैं तो इन एन एनेस्थेसिया मशीन बैक फ्लो ऑफ गैसेस इज प्रिवेंटेड बाय, यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, बैक फ्लो जो हो रहा है गैस उसको प्रिवेंट करने का काम इसमें से एनेस्थेसिया मशीन में कौन करता है, तो प्रेशर गोज करता है। प्रेशर गोज यहाँ पर बोलिएगा कि नहीं, प्रेशर गोज नहीं करता, फ्लोमीटर करता है। फ्लोमीटर भी यहाँ पर अगर बोलेंगे तो फ्लोमीटर का काम क्या है कि फ्लो को कंट्रोल करना, वह भी नहीं इसमें होगा। सी में देखेंगे वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व को हम लोग देख सकते हैं, APL वॉल्व भी इसमें नहीं होगा। एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व ये होता है, यानी कि हमारा सर्किट में जो प्रेशर होता है उसको ये कंट्रोल करता है APL वॉल्व, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि A भी नहीं हुआ, B भी नहीं हुआ, D भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो C इसका सही आंसर होगा। वन वे वॉल्व होता है, तो ये वन वे वॉल्व क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, आप लोग जान रहे हैं ना, वन वे यानी कि इधर से ये आया, फिर यहाँ से ये इस तरह से क्या होगा, वापस होगा। मान के चलिए अगर ये मशीन है हमारा, अगर ये एनेस्थेसिया मशीन है, इधर ये पेशेंट है, इसको आप लोग समझिएगा। अगर ये पेशेंट है, एक ठो से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये मशीन के तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्सहेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मशीन से इधर के जा रहा है, ये फ्रेश गैस जा रहा है, इनहेल ये करवा रहा होगा। इसमें आप लोग को तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियर होगा। तो इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि वन वे होता है, ये जो जाता है वन वे में अपना ये क्या होता है, जाता है, फिर इधर से जाता है। आप लोग सर्किट में देख रहे होंगे कि सर्किट जैसे मान के चलिए कि यहाँ से अगर इस तरह से अगर सर्किट बना हुआ रहता है, यहाँ से सर्किट ऐसे इस तरह से बना हुआ रहता है, आगे में आकर के तब यहाँ पर वाई कनेक्टर से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, यहाँ पर पेशेंट इन रहता है, वाई कनेक्टर से होता है। तो एक ठो से क्या होता है, इनहेल होता है, एक से एक्सहेल होने का काम करता है। सर्किट में इस तरह से आपको डबल मिल रहा होगा, इसी का आपको यहाँ पर फिगर्स दिख रहा होगा। तो चलिए इसको फिगर को हम लोग समझते हैं और अच्छे से आपको समझा देते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एब्जॉर्बेबल क्या यहाँ पर लगा हुआ है, तो बोलिएगा ये है सर सोडा लाइम। ये क्या है, तो सोडा लाइम है, ये सबको क्लियर है। तो आप देखिए जब सोडा लाइम है, यहाँ से हमारा क्या हुआ, APL वॉल्व, आपको एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व जो है ये आपको लगा हुआ है, यहाँ पर रिजर्व जो वायर है यहाँ पर लगा हुआ है। एक्सपेरेटरी यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है। आप देखिए एक्सपेरेटरी मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से पेशेंट है, यहाँ पर पेशेंट क्या किया, यूज कर लिया है, पेशेंट्स क्या किया कि पेशेंट जो गैस हम भेजे पेशेंट यूज किया, जब एक्सहेल किया तो एक्सहेल जैसे ये किया तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होगा, तो CO2 होगा। ये जो आपको फ्लो जो दिख रहा है इसमें क्या होगा, तो CO2 होगा। तो यहाँ पर आ गया एक्सपेरेटरी यूनिडायरेक्शनल वॉल्व लगा हुआ है, सिर्फ इसमें क्या होगा, तो ये एक ही डायरेक्शन में ये जाने के लिए देगा, यानी कि इसको एलो करेगा इधर जाने के लिए, यानी कि इसको एलो करेगा इधर जाने के लिए। जो गैस इधर चलेगा इसको वापस इधर नहीं आने के लिए देगा, यानी कि वापस इधर आने नहीं ये देगा, सिर्फ जाने के लिए देगा। ये क्लियर हो गया। इसमें इस तरह से फ्लो होते हुए आएगा। जब CO2 यहाँ पर आएगा तो CO2 को ये क्या करेगा, तो CO2 को ये एब्जॉर्व कर लेगा, यानी कि ये क्या करेगा, तो एब्जॉर्व कर लेगा CO2 का। अब यहाँ से जो बचा ये क्या बचेगा, तो O2 बचेगा, यानी फ्रेश गैस बचेगा। यहाँ से फ्रेश गैस बचेगा। यहाँ भी एक तो क्या लगा है, इंस्पायरेटरी यूनिडायरेक्शनल, इसमें क्या होगा, तो इस तरह से गैस का जो रहेगा ये ऐसे जाएगा, ये वापस इस तरह से जो बोलिएगा ये नहीं होगा,
ये सिर्फ इसी तरह से आएगा। फिर यहाँ से पेशेंट्स में यह इनहेल कर लेगा। ये आपको समझ में आ गया। वाई कनेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्लेक्सिबल ब्रीदिंग ट्यूब होता है, ये फ्लेक्सिबल ब्रीदिंग ट्यूब होता है, बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए आखिरी में तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि वन वे वॉल्व क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 में अगर बात करते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एन O2 सिलेंडर इन इंडिया, यानी कि इसका कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो कैपेसिटी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर रखे होंगे कि इसका कैपेसिटी कितना हो सकता है। तो अगर ए में हम लोग देखते हैं क्या है 610 लीटर, तो बोलिएगा 610 लीटर यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि इसमें अगर 660 का बात करिएगा तो ये आप बोलिएगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि 660 लीटर उसका कैपेसिटी होता है। किसका, तो ई टाइप का जो सिलेंडर होता है ना उसका कैपेसिटी इतना होता है 1500 लीटर। ये भी आपको क्या बोलिएगा, इसका भी ये नहीं इसमें होगा। 2000 लीटर यहाँ पर 2000 अगर PSI होता है तो बहुत अच्छा होता, तो 2000 PSI यहाँ पर नहीं है। अगर इसका कैपेसिटी ई टाइप का ये क्या है सिलेंडर है, अगर इसका कैपेसिटी का आप लोग बात कीजिएगा इसका कैपेसिटी कितना होगा, तुरंत आप बोलिएगा कैपेसिटी अभी तुरंत आप बताए कितना है 660 लीटर इसका कैपेसिटी हो जाएगा। वही अगर हम लोग क्या करेंगे प्रेशर का अगर बात करेंगे, बोलेंगे प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर आप तुरंत बोलिएगा कितना 2000 PSI होता है। PSI का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा, तो पाउंड पर सेकेंड इंच इसका होता है PSI का। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर इसका कलर के बारे में पूछेगा, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका कलर कोडिंग अगर कलर कोड के बारे में पूछ लेगा तो उस टाइम में आप क्या बोलिएगा ब्लैक बॉडी, क्या बोलिएगा कि इसका क्या होता है ब्लैक बॉडी होता है। उसके बाद विथ वाइट शोल्डर इसका होता है, क्या होता है वाइट शोल्डर इसका होता है। तो ये आपको सब क्लियर होगा। चलिए इसको आपको याद रख लेना है कि गैस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रस है, एयर है, हेलियोक्स है, एंटोनेक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साइक्लोप्रोपेन है। इसमें आपको कौन कौन याद करके रखना है, अभी तक में जो हम प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो आपको ऑक्सीजन का सारा कुछ याद रखना है, कौन सा टाइप का है, इसका क्या गैस है, ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर ये आपको याद रखना है, प्रेशर इसका कितना होता है ये रखना है, कैपेसिटी देखना है। उसके बाद एच भी देखना है, एच टाइप का भी पूछा गया है, तो ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर्स को देखना है। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो ये अजय यादव का बुक का ये आपको टेबल देखने को ये मिल रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादातर नहीं, आपको क्या क्या याद रखना है, तो ऑक्सीजन का आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड का याद रखना है, एयर का याद रखना है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रेशर कितना होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रेशर आप बता सकते हैं। चलिए ये आपको डाटा इसका याद कर लेना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो 26 का बात करते हैं, द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर मेजर इन विच यूनिट, ये अभी तुरंत हम लोग देख लिए कि कौन सा यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं। तो बोलिएगा कि मेजर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं PSI का यूज करते हैं, यानी कि PSI अभी जस्ट आप बताए थे कि PSI होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, क्या होता है, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है इसका फुल फॉर्म। ये आपको याद रखना है कि ये होता है। एक और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बार लिखा हुआ है, बार के बारे में भी आपको याद रखना है। बार क्या होता है, इसका भी यूज होता है, सम कुछ कंट्रीज इसको भी प्रेशर को मापने के लिए ही यूज करता है। किसको करता है, तो प्रेशर्स को मापने के लिए यूज करता है बार का। कुछ सम कंट्रीज है, यानी कि कुछ कंट्रीज इसका है कि इस तरह का यूज करता है। तो देखिए mmHg भी आपको देखने को मिल रहा होगा, सेंटीमीटर H2O, ये सब सारा
क्या है, अलग अलग अपना है। जैसे कि mmHg है होगा, तो ये आप लोग देखते होंगे कि जब बीपी हम लोग नापते हैं, बीपी नापते हैं, मान के चलिए 120 अगर 80 होता है तो वहाँ पर mmHg होता है, मिलीमीटर पर मरकरी होता है। उसके बाद सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है मेजर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयरवे या वेंटिलेटर का प्रेफर होता है, तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते, सिलेंडर का जो भी प्रेफर होगा एनेस्थीसिया मशीन में, उस टाइम में हम लोग कॉमनली यूज क्या करते हैं, तो कॉमनली यूज करते हैं PSI का करते हैं। जो इसका यूनिट होगा, किसका यूनिट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो PSI यूनिट का यूज करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग 27 में बात करते हैं। व्हाट स्कोरिंग सिस्टम यूज टू असेस अ पेशेंट्स टू डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, PACU से क्या हो रहा है, अब डिस्चार्ज करने वाला है, तो उसमें जो हम लोग असेस करेंगे कि अब इसको हम डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो क्या एलिजिबल अब पेशेंट है डिस्चार्ज होने के लिए कि इसको लीव दे सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा स्कोरिंग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे कौन सा का यूज करते हैं, व्हाट स्कोरिंग हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सा स्कोरिंग का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, तो मोलम पट्टी स्कोर लिखा हुआ है। मोलम पट्टी हम लोग कब करते हैं, तो प्री एनेस्थीसिया चेकअप में करते हैं, PAC में करते हैं, यानी प्री एनेस्थीसिया चेकअप जो होता है PAC में हम लोग इसका यूज करते हैं। उस टाइम में स्कोरिंग क्या करता है, उसका माउथ का ओपनिंग को देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका, मौलम पट्टी का यूज कहाँ करते हैं, तो माउथ का ओपनिंग हम लोग देखते हैं कि उसका ओपनिंग कितना हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसका सॉफ्ट प्लेट्स, हार्ड प्लेट्स, उबला वगैरह जो होता है, इन सब को देखते हैं। तो ये आपको नहीं होगा इसका आंसर, ये तो क्लियर हो गया। ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या चीज करता है, तो किसके लिए ये यूज होता है, ये कौन सा स्कोर को देखने का काम करता है। तो आप तुरंत बोलिएगा कि इसका यूज हम लोग कब करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम लोग जब पेशेंट्स कोमा में चले जाता है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल को हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं। ये भी इसमें नहीं होगा। अगर ASA अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिया स्कोर्स का बात हम लोग कर रहे हैं, या इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिया अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या यूज करते हैं, तो हम लोग क्लासीफाइड्स करते हैं। वो भी प्री ऑपरेटिव में हम लोग फिजिकल एक्सटेंस करते हैं, एनेस्थेसिया रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ये जांच करवाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, PSCA में चले गया, पीछे चले गया। पोस्ट ऑप में कब होता है, तो इसका एडरेट जो स्कोर होता है, अल्डर रेट स्कोर जो होता है, अल्डर रेट स्कोर को हम लोग इसमें सही मानेंगे, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसमें होता है कि 5 पैरामीटर्स को इसमें हम लोग देखते हैं। कितना पैरामीटर्स को देखते हैं, तो 5 पैरामीटर्स को देखते हैं। इसके बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर इस बार क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। इसमें कितना 5 पैरामीटर्स होता है, ये आपको याद रख लेना है कि 5 क्या होता है, इसका पैरामीटर्स होता है, जिसको हम लोग देखते हैं, असेस करते हैं। 1 नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक्टिविटीज को देखते हैं। क्या करते हैं, तो उसका जो एक्टिविटीज जो होता है उसको हम लोग असेस करते हैं। पेशेंट्स का एक्टिविटीज को असेस करते हैं। 2 में देखते हैं रेस्पिरेशन, जो उसका रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम लोग असेस करते हैं कि क्या रेस्पिरेशन में उसका जो रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या नॉर्मल चल रहा है या एबनॉर्मल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग से हम लोग तय करते हैं। उसके बाद 3 में अगर हम लोग जाते हैं, तो सर्कुलेशन को चेक करते हैं। उसका क्या करते हैं, तो सर्कुलेशन जो होता है हमारा, उसका जो पेशेंट्स का सर्कुलेशन होता है, यानी कि ब्लड्स का सीधा जानिए ब्लड प्रेशर हम लोग जो मापते हैं, वह कहाँ से, सर्कुलेशन से होता है, तो वह हो गया आपको। उसके बाद अगर हम लोग 4 में बात करते हैं, तो 4 में बात होगा क्या, कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है, कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है, कॉन्शियसनेस लेवल को भी चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग 5 में जो चेक करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करते हैं, SpO2 को चेक करते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट स्कोर कब यूज करते हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 28 में बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फेल सेफ वॉल्व इन अ एनेस्थेसिया मशीन। यहाँ पर बोल रहा है कि फेल सेफ वॉल्व इन एनेस्थेसिया मशीन में क्या प्राइमरी फंक्शन क्या करने लगता है, फेल सेफ वॉल्व्स के बारे में जानना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए में बोल रहा है टू रेगुलेट्स ऑक्सीजन फ्लो, इसमें रेगुलेट्स करेगा क्या ऑक्सीजन फ्लो का, मॉनिटर पेशेंट से वाइटल साइन को करेगा, ये इसमें नहीं होगा, बी इसमें कदापि नहीं हो सकता है। स्टॉप्स नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो इफ ऑक्सीजन प्रेशर फेल्स, ये होने का चांस हो सकता है। टू शूट ऑफ गैस सप्लाई इन केस ऑफ पावर फेल्योर, ये भी नहीं होगा। अगर ए और सी में हम लोग देखते हैं रेगुलेट्स ऑक्सीजन फ्लो, अगर रेगुलेट्स ऑक्सीजन फ्लो ये भी नहीं होगा, इसमें सी क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। टू स्टॉप नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो इफ ऑक्सीजन प्रेशर फेल, यानी ऑक्सीजन जब प्रेशर क्या होगा फेल होगा, ऑक्सीजन प्रेशर जैसे ही फेल होगा तो स्टॉप हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं कि क्या होता है कि सेफ्टी डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि एनेस्थेसिया मशीन्स में जो होता है सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग फ्लो मीटर रोटामीटर होता है उसमें लगा हुआ रहता है सेफ्टी डिवाइस। जब हम लोग मान के चलिए O2 का नोब है, ये क्या O2 का नोब है, ये क्या है तो N2O का नोब है। अगर हम लोग N2O को खोलेंगे, जैसे ये इसको हम लोग क्या करेंगे सप्लाई स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली क्या होगा तो O2 भी खुल जाएगा। अगर हम लोग O2 को अगर बंद करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जिप हम सिर्फ ऑक्सीजन को अगर खोलेंगे तो नाइट्रस उसके साथ नहीं खुलेगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड को जैसे ये खोलेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन भी खुल जाएगा। तो ये सेफ्टी सिस्टम हम लोग पढ़ रखे हैं कि किस तरह से यह सेफ्टी करता है। ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे कि ऑटोमेटिकली क्या करता है रिड्यूस कर देता है और स्टॉप हो जाता है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीजन का जो नोब है इसको अगर हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे तो कोई फर्क इसमें किसमें नहीं पड़ेगा नाइट्रस ऑक्साइड में। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड को जैसे ये हम लोग ओपन करेंगे उसके साथ में क्या होगा ऑक्सीजन भी ओपन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन को अगर बंद करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड भी चालू है ऑक्सीजन भी चालू है, अगर ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे ऑफ करेंगे, यानी ऑक्सीजन को जैसे ये ऑफ करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या होता है इसका सिस्टम्स लगा हुआ रहता है, प्रिवेंट्स करने का काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिस्टम लगा हुआ रहता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जान रहे होंगे। अगर बैचलर में आप लोग बीएससी में अगर आप किए होंगे तो हमको उम्मीद है कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि फ्लो मीटर्स किस तरह से काम करता है, इसका सेफ्टी डिवाइस क्या होता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें कहीं डाउट नहीं है, आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 में अगर हम लोग जाते हैं तो इन विच कंडीशन इज अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थेसिया मोर लाइकली टू अकर, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। कौन सा एनेस्थेसिया में हम लोग को अवेयरनेस दिखाना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, उसका कंडीशंस को जानना पड़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं हाइपोथर्मिया क्या हो सकता है, एनेस्थेसिया जो हम लोग जीए देते हैं ना, जीए में जनरल एनेस्थेसिया जब देते हैं उस टाइम में हम लोग हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। यानी कि थर्मिया मतलब क्या होता है टेम्परेचर, हाइपो मतलब कम, यानी बॉडी का टेम्परेचर कम होते हुए हो सकता है, ये संभव है। हाइपरकेपनिया एनेस्थेसिया के टाइम में हाइपरकेपनिया ये भी हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस का यहाँ पर बात कर रहा है तो अवेयरनेस चलिए आगे भी और पढ़ते हैं। हाइपोवेंटिलेशन ये भी हो सकता है। हाइपोक्लेमिया यानी कि ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर इस तरह का ऑप्शन दे करके क्या हो सकता है आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको हमेशा क्या करना है तो अपना यहाँ पर बुद्धि लगाना है और कॉन्सेप्ट पे आप चल जाना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर चल जाना है। तो हम लोग जब जनरल एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ रहे थे, जब जीए के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे ना कि जो अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थेसिया जो होता है एक्सीडेंटली क्या होता है अवेयरनेस ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया, हम लोग AGA के बारे में पढ़े थे कि AGA के बारे में पढ़े थे कि एक्सीडेंटली जो होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि एक्सीडेंटल अवेयरनेस,
अवेयरनेस ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया उस टाइम में इस तरह का हो सकता है। डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया हम लोग पढ़े थे ना कि डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया के बारे में, डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया के बारे में आप लोग भी पढ़े होंगे, हमको यहाँ तक उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे। डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया उस टाइम में हम नहीं, हाइपरकेलेमिया इसमें नहीं होगा, सॉरी हाइपरकेप्निया नहीं होगा, हाइपोवेंटिलेशन भी इसमें नहीं होगा। उसके बाद अगर हाइपोकेलेमिया की बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर इसमें ए हो सकता है, हाइपोथर्मिया इसमें हो सकता है। जब भी जीए पर पेशेंट जाता है ना तो हाइपोथर्मिया होने का चांस इसमें हो सकता है, डिक्रीज हो जाता है मेक, यानी कि देखिए इसमें सबसे मेस्ट हम इम्पोर्टेंस कहाँ से लिए हैं कि इसमें क्या होता है, जब हाइपोथर्मिया में पेशेंट जाता है, बेस्ट अवेयरनेस अमॉन्ग्स द ऑप्शंस जो इसका हम लोग देखते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर तय करते हैं तो ये इसका सही आंसर हमको लग रहा है। इसमें क्यों लग नहीं रहा है, 100% इसका एक ही होगा। क्यों, यहाँ पर डिक्रीज क्या हो जाता है तो इसका मैक हो जाता है, यानी कि मिनिमम एल्व्यूलर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। किस टाइम में डिक्रीज होता है, आप लोग पढ़े थे कि जब हाइपोथर्मिया में पेशेंट जाने लगता है तो मैक क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग हाइपोथर्मिया यहाँ पर ले रहे हैं। तो चलिए आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 में अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द प्रीफर्ड सर्किट फॉर पेशेंट्स वेट 10 kg से कम, यानी लेस देन कितना है, लेस देन यहाँ पर 10 kg है, यानी 10 kg से जब कम रहेगा तो उस पेशेंट में हमको कौन सा इसमें सर्किट का यूज होगा। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा रखे हैं। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसको एक बार में इसका आंसर आप करिएगा कि क्या होगा, डी होगा, जैक्सन रिस सर्किट और JR सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, JR सर्किट इसको बोलते हैं। यानी 10 kg से 10 kg से जो कम होगा चिल्ड्रेन होगा उसके लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ये आप लोग को पता होगा कि JR सर्किट का यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 31 में अगर देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल सक्शन प्रेशर फॉर एन एडल्ट, यानी कि एडल्ट में जब हम लोग सक्शन करते हैं तो उसका जो सक्शन का प्रेफर होता है, नॉर्मल बोल रहा है, नॉर्मल जो इसका प्रेफर होगा वो प्रेफर कितना होगा वह आपको बतलाना है। तो उसके लिए आप लोग क्या बोलिएगा, 100 से 150 सेंटीमीटर ऑफ H2O होगा, यानी कि वाटर होगा, या 100 से 150, यानी कि इसमें देखिए डिजिट सेम दिया हुआ है, सिर्फ यूनिट अलग अलग दिया है। तो अब यूनिट पे आपको समझना नहीं, यहाँ भी आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपको ये समझ में रहेगा, लेकिन यूनिट में आप क्या हो सकते हैं, जब भी प्रेशर का बात करेगा तो प्रेशर हमेशा आपको याद रखना है कि जब प्रेशर का बात करेगा तो उस टाइम में आपको mmHg आपको याद रखना है। देखिए इसमें भी ये भी प्रेशर को कम करता है, जहाँ पर एक्यूमुलेट्स रहता है, यानी कि एक्यूमुलेट्स अगर रहेगा एक जगह इकट्ठा रहेगा एयर, उसका अगर प्रेशर का जांच करेगा तो वह सेंटीमीटर ऑफ H2O उस टाइम में हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। तो आपको हमेशा mmHg याद रखना है। लेस यानी लेस देन 200 mmHg ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर इसका बी होगा, यानी 100 से 150 mmHg इसका होता है। यानी एडल्ट्स का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर रिकमेंडेड अगर हम लोग करेंगे, रिकमेंडेड जो सक्शन का प्रेफर होता है वह हमेशा कितना रहेगा, तो आप बोलिएगा कि हमारा जो होता है हमेशा कितना रहेगा, तो 150 रहेगा। कब से, 100 से 150 mmHg रहेगा। ये रिकमेंड्स करता है किसमें, तो एडल्ट में करता है, किसमें, एडल्ट में करता है। जब एडल्ट के बारे में पूछ लिया है तो हो सकता है कि आगे इसमें क्या हो सकता है, चाइल्ड के बारे में भी पूछ ले, तो हम लोग चिल्ड्रेंस का भी लिख लेते हैं, चिल्ड्रेंस को भी याद रख सकते हैं। उसमें क्या है, चिल्ड्रेंस का अगर हम लोग देखते हैं तो चिल्ड्रेंस का कितना होगा, तो चिल्ड्रेंस का बोलिएगा 80 से लेकर के 120 mmHg इसका हो जाएगा। जब चिल्ड्रेंस का बात किया तो इन्फेंट भी पूछ सकता है, तो इन्फेंट भी हम लोग याद रख लेंगे। उसमें क्या है, इन्फेंट्स का अगर हम लोग देखते हैं तो 60 से लेकर के 80 mmHg इसमें होता है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। 100 मिनिमम है, फिर 80 है, यहाँ पर 60 है, मैक्सिमम यहाँ 150 चल जा रहा है, लेकिन यहाँ 120 जा रहा है और यहाँ पर 80 जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं,
इनर साइड में जाते हैं, जब एयरवे के इनर साइड में जाता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, म्यूकोसा जो होता है ना, म्यूकोसा का ट्रॉमा कर सकता है। एयरवे जो मेरा म्यूकोसा होता है उसको ट्रॉमा कर सकता है। सिक्रेशंस को जब हम लोग रिमूव करते हैं सक्शन में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर रहता है। क्या होता है, तो नेगेटिव प्रेशर रहता है। हम ये सबको पता है कि नेगेटिव प्रेशर रहता है। तो कितना देर तक, ये टाइम भी आपको याद रख लेना। अगर टाइम आपसे पूछ लेगा तो टाइम को भी आपको याद रखना है। कितना 10 सेकेंड से लेकर के कितना 15 सेकेंड्स में इसको क्या करना है, रिमूव कर लेना। फिर अगर दोबारा फिर हमको जाना है तो फिर दोबारा जाएंगे, लेकिन 10 से 15 सेकेंड से पहले इसको क्या करना है, फिर से रिमूव कर लेना, बाहर आ जाना है। आई होप ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 32 में। अगर बात करते हैं, अगर 32 में हम लोग बात करते हैं तो इसमें होगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर्स ऑफ एयर सिलेंडर, यानी एयर सिलेंडर जो होता है इसका स्टैंडर्ड कलर क्या होता है उसके बारे में आपको बतलाना है। जब हम लोग एयर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा एयर क्या ब्लैक होगा, ग्रे होगा, वाइट होगा या ब्लैक वाइट होगा। तो इसमें से ऑप्शन में से इसमें से जो एयर सिलेंडर होता है इसका अगर कलर के बारे में आपको पूछा जा रहा है तो आपको सारा का कलर को याद रखना है। अगर O2 अगर बोलेंगे तो बोलिएगा O2 का क्या कलर होता है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि ब्लैक बॉडी इसका होता है। ब्लैक क्या होता है, बॉडी होता है। आप लोग ये बहुत अच्छे से याद करके रखे होंगे। विथ क्या होता है, तो वाइट इसका शोल्डर होता है। वाइट क्या होता है, तो इसका शोल्डर वाइट होता है। O2 आपको क्लियर है। उसके बाद N2O का अगर बात कीजिएगा, N2O का क्या होता है, तो ब्लू होता है। ये सबको क्लियर होगा। अगर एयर का बात कीजिएगा तो एयर का क्या होता है, तो ग्रे होता है। तो ग्रे यहाँ पर आपको मिल गया कि ग्रे, इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर CO2 का बात करेगा, यही चारों से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ग्रे बॉडी विथ ब्लैक शोल्डर भी इसमें आ सकता है। देखिए इसमें आप अगर बोलिएगा तो कलर कोडिंग्स में कुछ कुछ बुक में क्या है कि कलर कोडिंग्स में डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का आपको हो सकता है। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमेशा बात करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करता है। अगर आप इसका देखते हैं अजय यादव का अगर देखते हैं या और कोई बुक का देखते हैं तो उसमें भी आपको कलर कोडिंग्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 33 में अगर देखते हैं तो व्हाट इज द ऑक्सीजन फ्लश वाल्व फ्लो ऑफ एन एनेस्थेसिया मशीन, यानी कि जो ऑक्सीजन फ्लश होता है इसका वाल्व जो होता है फ्लो वह कितना होता है। तो आप इसमें बोलिएगा 25 से लेकर के 35 लीटर पर मिनट करता है। 35 से लेकर 40 लीटर पर मिनट करता है। 35 से 75 करता है। 75 से 85 करता है। तो इसमें देखिएगा आपको सी सही आंसर हो जाएगा। 35 से 75 लीटर पर मिनट इसमें क्या करता है, O2 फ्लश करता है। यानी कि O2 जो अपना फ्लश करता है वह इतना एक बार में करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉन एक्टिव जब रहता है ना फ्लश, ये इसमें आप मैकेनिज्म इसके बारे में पढ़े होंगे कि जब ये क्या होता है फ्लशिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी ये फ्लश पर नहीं है। जब इसको फ्लश को दबाएंगे तो ये जो आपको नोजल दिख रहा होगा ये अंदर की तरफ चले जाता है और यहाँ से फ्री हैंड मिल गया और यहाँ से क्या हुआ, तो ये आपको आउटर टू ब्रीदिंग सिस्टम में डायरेक्ट क्या करता है, भेजता है, एक्टिवेट हो जाता है फ्लश। ये आप देख सकते हैं एनेस्थेसिया मशीन में इस तरह से फ्लश मिलेगा और आउटलेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फ्लश जैसे ये होता है तो डायरेक्ट कितना यहाँ से भेजा जाता है, तो ऑक्सीजन बोलिएगा 35 से लेकर के 75 क्या होता है लीटर पर मिनट से ये क्या करने लगता है, भेजने लगता है। ये आप सबको क्लियर होगा और आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। और एक चीज़ आपको इसका क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, हाई फ्लो जब होता है तो इसका कॉजेज हो सकता है कि बेरोट्रोमा हो सकता है। बेरोट्रोमा आप लोग पढ़े होंगे। अगर अधिक प्रेशर चले जाएगा तो लंग्स में क्या कर सकता है, तो ट्रॉमा कर सकता है। बेरोट्रोमा मतलब क्या है कि लंग्स का जो टिश्यू है, लंग का जो टिश्यू है उसको डैमेज कर सकता है, तो इसको बोलते हैं। तो इसका ये आपको क्वेश्चन भी इसका याद रखना है कि इस तरह का कंडीशन हो सकता है, डैमेज कर सकता है तो ज़्यादा प्रेफर, ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, इसीलिए आपको बता दिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका अगर आपको आंसर अगर देखेंगे तो आंसर आपका सी सही आंसर होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 में अगर बात करते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ EtCO2 वेव फॉर्म्स, यानी कि EtCO2 जो हम लोग करते हैं इन टाइडल्स कार्बन डाइऑक्साइड का जब देखते हैं तो उसका किस तरह का शेप बनता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं कि इधर क्या होता है तो CO2 का फ्लो दिखाता है, इधर क्या होता है तो टाइम होता है, इसमें कहीं शॉक नहीं है। ऐसे इसमें क्या होता है 20 mmHg लिखा हुआ रहता है, फिर यहाँ से 40 mmHg रहता है, यहाँ से
60 mmHg रहता है। तो नॉर्मल अगर हमारा नॉर्मल अगर हम लोग EtCO2 का बात करते हैं तो कितना होता है, तो बोलिएगा डायरेक्ट कितना होता है, तो 35 से 45 mmHg होता है। ये सबको क्लियर है। तो इसका लगभग इतना आसपास रहेगा। इस तरह से अगर रहेगा तो इसमें जो वेव बनता है तो वो वेव कैसे बनता है, तो वेव इस तरह से ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे आता है, तो इस तरह से वेव बनता है। तो अब वेव का आप शेप बता सकते हैं ना कि वेव किस तरह से इसका शेप बनाया है। तो फ्लैट शेप है तो बोलिएगा नहीं, फ्लैट शेप तो नहीं है। स्क्वायर शेप है, ये तो दिख रहा है। बाइसेफिक है, ये नहीं होगा। साइन वेव है, नहीं, तो इसका बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर शेप्ड का ये बनाता है। चाहे रेक्टेंगल भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। रेक्टेंगुलर भी अगर पूछेगा तो उस टाइम में भी आपको इस तरह का शेप को लगाना है। रेक्टेंगुलर भी आ जाता है कभी कभी ऑप्शन में। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 में अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फ्लोइंग्स मेथड्स इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जब बात कर रहा है, हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट इसमें से कौन सा मेथड से नहीं करते हैं, यूज नहीं करते ट्रीटमेंट में, वह चीज पूछ रहा है। तो हाइपरकैलेमिया जैसे ये बोलेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हाइपर मतलब अधिक, क्या चीज का इंक्रीज करेगा, अधिक होगा क्या, तो पोटेशियम, यानी कि जो हमारा ब्लड का सीरम होता है ना उसमें पोटासियम जो होता है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट इसमें से कौन नहीं कर पाएगा। नेबुलाइजेशन विथ सॉल्ब्यूटामोल जो होता है ये क्या इसका कर पाएगा। तो इसमें हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग से इसमें तय करेंगे कि कौन सा होगा। उसके बाद सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट। सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट हम लोग कब करते हैं, डेक्सट्रोज विथ इंसुलिन, हेमोडायलिसिस। तो इसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो सेंट्रल लाइन जो प्लेसमेंट्स करता है ये आंसर सबसे परफेक्ट आ रहा है। बाकी और सब मैकेनिज्म्स को शो करता है, लेकिन सेंट्रल लाइन क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस लेते हैं। एक क्या करते हैं, एक्सेस लेते हैं हम लोग क्या, तो फ्लूइड्स को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि फ्लूइड्स को एक्सचेंज करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब बॉडी में रिक्वायरमेंट्स बहुत अधिक फ्लूइड्स का होगा तो उस टाइम में भी हम क्या करेगा, ये सेंट्रल लाइन काम करता है। ब्लड फ्लूइड्स का कम, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी डायलिसिस मशीन पर डायलिसिस होता है, यानी कि क्रोनिक जो किडनी डिजीज पेशेंट रहता है उस टाइम में भी हम लोग सेंट्रल लाइन का एक्सेस लेते हैं, तो उस टाइम में भी करता है। ये कोई ट्रीटमेंट स्पेशल ये ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हमारा यही होने वाला है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 36 में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेयर इज द पल्स ऑक्सीमीटर कॉमनली प्लेस्ड ऑन द बॉडी, यानी कि हम लोग जो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का जो सेचुरेशंस को देखते हैं, SpO2 जो देखते हैं कितना बोलिएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल 95 से 98% इसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन नॉर्मल रहता है। ये याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, फोर हेड में करते हैं तो बोलिएगा नहीं, नोज में करते, कॉमनली बात कर रहा है भाई, नोज में करेगा तो नहीं, टंग में करेगा तो बोलिएगा नहीं, तो फिंगर में तो बोलिएगा हाँ फिंगर में करते हैं। तो एक चीज़ और रखिएगा आप लोग याद कि जहाँ पर कैपिलरीज होता है, जहाँ पर कैपिलरीज रहेगा वहाँ पर हम लोग प्रोब को लगा सकते हैं। ऑक्सीमेट्री प्रोब जो होता है, प्रोब को हम लोग लगा सकते हैं, ये आपको याद रखिएगा। आपको अगर ईयर लोब्स जो होता है वहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, नोज पर भी हम लोग क्या करते हैं, ले सकते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पर कॉमन बात कर रहा है, कॉमनली हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो फिंगर में कॉमनली यूज करते हैं। सही आंसर ना आप लोग ट्रिक कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37 में अगर बात करते हैं, व्हाट इज द पिन इंडेक्स फॉर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स कितना है, ये हम नहीं बतलाएंगे, ये आप बतलाओगे कि इसका कौन सा होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद बतलाइएगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बतलाइएगा। चलिए 38 में हम बात करते हैं, इफ सोडा लाइम इन द एनेस्थेसिया मशीन इज एक्सोस्टेट्स विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस अकर, यानी कि जब एक्सोस्टेट होता है एनेस्थेसिया मशीन से सोडा लाइम्स तो उसमें कौन सा कंडीशंस देखता है, हाइपोकेप्निया होगा या एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन होगा, डिक्रीज एयरवे प्रेशर होगा, इनमें से क्या हो सकता है। तो अगर इसमें आप लोग देखते हैं 38 में तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बी हो सकता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है। जब सोडा लाइम है, सोडा लाइम में क्या होगा,
जब यहाँ से सोडा लाइम में मान के चलिए यहाँ से क्या हुआ, CO2 आया, यहाँ से क्या होगा, CO2 इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा तो यहाँ से फ्रेश गैस यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर एक्यूमुलेट्स हो गया, इकट्ठा हो जाएगा। एक्यूमुलेट्स का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो हाइपोकेप्निया भी इसका आंसर नहीं इसमें आएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये सही हो जाएगा। और इंक्रीज ऑक्सीजन ये भी नहीं सटीक आ रहा है इसका। डिक्रीज एयरवे प्रेशर ये भी नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर बी होने वाला है। आगे अगर हम लोग देखते हैं 39 में अगर देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द CO2 सिलेंडर यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। विथ आप क्या करेंगे, तो मेरा जो क्वेश्चंस नंबर है, क्वेश्चंस नंबर के साथ आप बताएंगे तो हमें उसका आंसर देने में बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि हमको समझ में आ जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चंस का आंसर बताए हैं। तो विथ इसका क्वेश्चंस का विथ आप बताइएगा तो उसका क्या सही इसका आंसर इसमें से कौन होने वाला है। ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ग्रे होगा, रेड होगा। कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग लास्ट में देखते हैं 40 में अगर देखते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड्स टू कन्फर्म्स द प्लेसमेंट ऑफ एन इंडोट्रेकियल ट्यूब। यानी ईटी ट्यूब जब हम लोग प्लेस करते हैं ट्रेकिया में, जब प्लेस्ड करते हैं तो ट्रेकिया में जब इंट्री ट्यूब को प्लेस्ड करते हैं तो इसका कंफर्मेशन करने का बेस्ट टेक्निक कौन सा है, बेस्ट मेथड्स कौन सा है। तो फॉगिंग बोलिएगा तो बोलिएगा नहीं। अस्कल्टेशन तो हम लोग करते हैं कि चेस्ट पर लगा करके क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, अस्कल्टेट करते हैं कि क्या इसमें रॉन्ग प्लेसमेंट तो नहीं हो गया है, स्टोमक में तो नहीं चलेगा, एसोफेगस लाइन में तो नहीं चलेगा। तो हम लोग साउंड से पता करते हैं, ये भी हो सकता है। चेस्ट एक्सरे से भी हम लोग पता करते हैं, चेस्ट एक्सरे से भी पता करते हैं, उसके कैप्नोग्राफी से भी पता करते हैं। लेकिन बोला बेस्ट मेथड का अगर बात कीजिएगा तो इसमें डी आपका बेस्ट मेथड हो जाता है। कैप्नोग्राफी से आप तुरंत पता कर पाते हैं। अस्कल्टेशंस में क्या हो सकता है, थोड़ा सा मिस मैच भी हो सकता है। लेकिन एक नंबर में अगर पूछेगा स्टैंडर्ड्स मेथड्स भी इसी को कहा जाता है। स्टैंडर्ड मेथड्स एक नंबर में बोलेगा तो एक नंबर में आपको हमेशा कैप्नोग्राफी आपको याद रखना है। जब एक में कैप्नो नहीं रहेगा उसके बाद आपको जाना है कहाँ, अस्कल्टेशन में आपको जाना है। अस्कल्टेशन यानी कि हम लोग साउंड को जो सुनते हैं स्टेथोस्कोप लगा करके, वह होगा। थर्ड में आप इससे भी कंफर्म करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, लेकिन ये बहुत डिले काम है। यानी कि हम कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर से हम वहाँ पर CR मशीन लगा करके एक्सरे लेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि सही कंफर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इतना नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट कैप्नोग्राफी लगाते हैं। जो हमारा सर्किट होता है, सर्किट और यहाँ पर जो मास्क लगा हुआ रहता है, मास्क के आगे में जो जहाँ पर एल कनेक्टर रहता है, एल कनेक्टर के पास में यहाँ पर EtCO2 का प्रोब लगा हुआ रहता है। वह तुरंत मॉनिटर में भेजता है, मॉनिटर वहाँ से तुरंत एनालाइज करके बताता है 35 से लेकर के 45 डिग्री mmHg शो करता है या उससे ज़्यादा करता है, कम करता है, तुरंत बता देगा। अगर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जब तक सही इंट्यूबेशन नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा शो नहीं करेगा। अगर इंट्यूबेशन सही होता है तुरंत कंफर्मेशन हमको दिखाने लगता है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसका हर एक पार्ट्स को आप जरूर देखिएगा। पार्ट 3 भी आप इसका जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं, हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ग्रुप्स में इसे, दोस्तों का ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।